वेलकम टू लेटेस्ट टीवी रजत। डिस्कस करेंगे आज आप फिजिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे जाने की संभावना है। तो यहाँ पर हम इससे पहले वीडियो फिजिक्स की और भी वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो देखे नहीं है तो उन वीडियो को भी देख लीजिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है और ये सारे के सारे क्वेश्चन एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन दे रखा है, धातु के तार में विद्युत धारा किसके कारण बहती है। यानी कि धातु का जो तार है ना उसमें विद्युत धारा किसके कारण बहती है। क्या वो इलेक्ट्रॉन के कारण बहती है, प्रोटॉन के कारण बहती है, आयनों के कारण बहती है या छेद के कारण बहती है। तो आपको पता है धातु में विद्युत धारा किसके कारण बहती है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन के कारण बहती है क्योंकि धातु में हमेशा एक प्रकार से खुले इलेक्ट्रॉन मिलते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं जिस कारण विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जब दो बर्फ के टुकड़ों को एक साथ दबाया जाता है तो वे जुड़कर एक बन जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उन्हें एक साथ रखने में मदद करता है। यानी ये कह रहा है कि अगर बर्फ़ के दो टुकड़े हैं, ये इन दोनों को इकट्ठा अगर हम दबा दें तो फिर होगा क्या कि बर्फ़ का टुकड़ा एक बन जाएगा, यानी कि एक बर्फ़ का टुकड़ा बन जाएगा। इस प्रकार से एक बर्फ जो बन रहा है ना, इसको बनाने में कौन सा यहाँ पर बंध मदद करता है। क्या वो हाइड्रोजन बंध है, क्या वो वान डेर वाल्स बंध है, क्या वो सहयोजी बंध है, क्या द्विध्रुव आकर्षण है। अब यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर मिलेगा हाइड्रोजन बंध। अब हाइड्रोजन बंध को भी समझ लीजिएगा। देखिए H2O होता है ना, H2 मतलब वाटर, और ऑक्सीजन में क्या होता है, लास्ट कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए ये क्या करता है, एक हाइड्रोजन इधर से और दूसरा हाइड्रोजन क्या करता है इधर से ले लेता है। यानी कि ये इस प्रकार से क्या करता है कि अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए ऑक्सीजन क्या करता है, हाइड्रोजन से एक ले लेता है क्योंकि इसके बाहरी ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यानी कि 2 चाहिए, तो हाइड्रोजन से एक इसने ले लिया। अब क्या होगा कि अगला ऑक्सीजन का वो यहाँ पर जुड़ना चाहेगा तो इसके साथ ये क्या करेगा, इस तरह से एक तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ये वाला जो बॉन्ड बनेगा ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो ये क्या करेगा, अगर बर्फ़ के टुकड़ों को एक साथ रख दिया जाए तो इनको दबा दिया जाए तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड ही क्या करता है, इनको एक दूसरे से चिपकाने में मदद करता है। अब अगला एक हम फिर क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है ठोस बर्फ को क्या कहा जाता है। तो ठोस बर्फ को याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, एक ऐसी प्रक्रिया है। क्या वो समतापी प्रक्रिया है, रुद्धोष्म प्रक्रिया है, समायतनिक प्रक्रिया है, समतापी प्रक्रिया है। अब देखिएगा यहाँ पर साइकिल का टायर जो फट जाता है तो ये एक प्रकार की रुद्धोष्म प्रक्रिया है। और रुद्धोष्म प्रक्रिया क्या होती है, जैसे कि ये बॉडी है यानी कि ये पिंड मान लीजिएगा। अब ये पिंड ना तो बाहर से कोई भी हीट लेगा, ना ही कोई बाहर से मास इसमें ट्रांसफ़र होगा और ना तो ये बाहर की तरफ करेगा किसी भी हीट और मास को ट्रांसफ़र। यानी कि एक प्रकार का ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो हीट अंदर की तरफ जाती है, हीट और मास अंदर की तरफ जाता है और ना ही हीट और मास बाहर की तरफ निकलता है। ये एक प्रकार की रुद्धोष्म प्रक्रिया कहलाती है। अब समतापी प्रक्रिया समझ लीजिएगा। समतापी प्रक्रिया क्या होती है, जहाँ पर टेम्परेचर क्या करता है पूरी प्रक्रिया में यानी पूरे प्रोसेस में तापमान क्या रहने वाला है, समान रहता है, वो कहलाती है समतापी प्रक्रिया। समायतनिक प्रक्रिया क्या होती है, जहाँ पर आयतन क्या रहने वाला, समान रहने वाला पूरे प्रोसेस में, तो ये कहलाता है समायतनिक प्रक्रिया। समदाबी प्रक्रिया क्या होती है, जहाँ पर दाब समान रहने वाला है पूरी प्रोसेस में, तो ये कहलाता है समदाबी प्रक्रिया। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा बनेगा, रुद्धोष्म प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस पर है, यानी उसका ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है। तो आप देखिएगा क्या वो चार्ल्स का नियम है, न्यूटन शीतलन का नियम है, ऊष्मा विनिमय का नियम है या ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तो राइट आंसर बनेगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आपको पता होना चाहिए। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ये कहता है ऊष्मा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यानी ऊष्मा को आप ना तो उत्पन्न कर पाएंगे और ना नष्ट कर पाएंगे। इसको एक प्रकार से ऊष्मा से दूसरी प्रकार की ऊष्मा में या एनर्जी में इसको कन्वर्ट कर पाएंगे या बदल पाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पर अगर आप जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझें तो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि अगर कोई एक पिंड ये मान लीजिएगा और ये बॉडी भी मान लीजिएगा, अगर ये दोनों क्या है एक दूसरे से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि इनका तापांतर जो है ना अब समान हो चुका है, जो ताप का अंतर है वो समान हो चुका है।
अब आप एक बॉडी सी को भी यहाँ पर ले आइएगा और इस सी बॉडी को इसमें इन दोनों में इस प्रकार से अटैच कर दीजिएगा। अब होगा क्या, इसमें क्या होगा कि ऊष्मा यानी ताप यानी कि हीट तब तक सी पॉइंट तक जाती रहेगी जब तक क्या करेगी, पूरा का पूरा सिस्टम एक थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता। यानी इस पूरे सिस्टम का क्या हो जाएगा, जब तक तापमान समान नहीं होगा तब तक सी की तरफ ये क्या करेगी, ऊष्मा प्रवाहित होती रहेगी। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऊर्जा संचरण का नियम, जो कौन सा है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक वस्तु सभी रंगों को अवशोषित करती है, वह कैसा वर्ड दर्शाती है। यानी कि जितने भी कलर पड़ते हैं ना आपके, वो सारे के सारे रंगों को अवशोषित कर लेती है, तो ये कहलाती है काला। ठीक है, ये एक प्रकार का कौन सा वर्ड कहलाती है, काला वर्ड कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, खाना पकाने के बर्तनों में आमतौर पर बाहर नीचे से काला कर दिया जाता है, क्योंकि अब देखिएगा यहाँ पर जब आप देखते होंगे, आपने देखा होगा गांव या आप भी रहते हैं सारे बाहर देखते होंगे, होता क्या है कि कोई बड़ा बर्तन है उसको अगर आग पे चढ़ाना है, डायरेक्ट जो लकड़ी के चूल्हे पे चढ़ाना है, तो होता क्या है, उसके नीचे वाले पोर्शन को क्या करते हैं, हम काला कर देते हैं, यानी कि राख लगा देते हैं या कोई भी चीज़ लगा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, यहाँ पर पूछा गया। रोज़ाना सफाई करना मुश्किल है। अब देखिएगा होता क्या है, ज़्यादातर अगर आप पूछेंगे जो जानते नहीं तो वो क्या कहेंगे कि हाँ सफाई करने में यहाँ पे क्या होता है, ये नीचे वाली लेयर काली नहीं होती है, जिससे आसानी सफाई हो जा सकती है, जबकि इसका वास्तविक आंसर अलग है। ऑप्शन बी देखिए, काली सतह ऊष्मा की सुचालक होती है, काली सतह ऊष्मा की खराब संवाहक होती है, काली उस सतह ऊष्मा का अच्छी अवशोषक होती है। तो राइट आंसर बनेगा काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, क्योंकि आपने यहाँ पर नीचे की तरफ आग जलाई और होगा क्या, यहाँ पर ये क्या करेगा, ये काली सतह इस ऊष्मा को जो यहाँ से लकड़ी द्वारा मिल रही है, ये क्या करेगी, इसको आसानी से अवशोषित कर सकती है। इसीलिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि सर्दियों में हम गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं, या हम उल्टा पूछ सकते हैं, गर्मियों में हम सफ़ेद कपड़े क्यों पहनते हैं, काले क्यों नहीं। तो उसका भी आंसर बनेगा, क्योंकि काले कपड़े क्या करेंगे, इसके ऊपर गिरने वाले प्रकाश को अवशोषित कर लेंगे, जिसकी वजह से आपको गर्मियों में क्या लगेगी, ज़्यादा गर्मी महसूस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, तारों का रंग उनके डैश निर्भर करता है। तो तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है, कि अगर तापमान ज़्यादा है तो वो तारा ज़्यादा चमकता है, अगर तापमान कम है तो वह तारा कम चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, एक सेकंड की लोलक के समय की अवधि है, यानी 1 सेकंड लोलक की अवधि होती है, कितनी अवधि होती है, 1 सेकंड होती है, 2 सेकंड होती है, 0.5 सेकंड होती है, 1.5 सेकंड होती है। अब देखिएगा, जैसे कि ये मान लीजिए कोई यहाँ पर अरेंजमेंट इस तरह का है, ये एक प्रकार का आपका सरल लोलक है, और सरल लोलक क्या करेगा, इस तरफ भी जाएगा और इस तरफ भी जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर यहाँ पे जाना है तो अगर 1 सेकंड यहाँ पर कंप्लीट किया तो दूसरा सेकंड यहाँ पर वापस आने में करेगा, यानी कि इसका एक सेकंड लोलक की समय अवधि कितनी होती है, 2 सेकंड। इसको आप याद रखिएगा, बार बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस वस्तु की गति जो नियमित अंतराल के बाद दोहराती है वह कहलाती है। यानी कि वही यहाँ पर देखिएगा, वह कौन सा है, क्या वर्तुल गति है, क्या सरल आवर्ती गति है, कि गैर वर्तुल गति है, क्या दोलनशील गति है। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर सरल आवर्ती गति। सरल आवर्ती गति में क्या होता है कि जैसे ये अरेंजमेंट आपने किया, अब यहाँ पर कोई जाएगा बार बार, ये अगर इसको यहाँ पर आपने धक्का दिया इस तरफ तो यहाँ तक जाएगा, उसके बाद ये यहाँ तक जाएगा, फिर ये वापस इधर, फिर इधर, इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहेगी। यानी कि एक सरल आवर्ती गति में क्या होता है, ये बार बार अपने जो पॉइंट है, एक पॉइंट है उसको बार बार दोहराता रहता है, यानी कि उस पॉइंट पे बार बार आता रहता है, इसी को कहते हैं एक सरल आवर्ती गति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, चंद्रमा पर जाने पर एक दोलन का आवर्तकाल, यानी कि अगर आप चंद्रमा पे जाएंगे तो आपका दोलन आवर्तकाल में क्या फ़र्क पड़ेगा, एक सा ही रहेगा, कम हो जाएगा, शून्य हो जाएगा या बढ़ जाएगा। आपको पता होना चाहिए T = 2π√L/g, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है। यानी कि अगर यहाँ पे बात करेंगे पृथ्वी पर, जो पृथ्वी होती है ना, पृथ्वी पर अगर यहाँ पर g का मान g है तो ये चंद्रमा पे कितना होगा, g/6, यानी कि यहाँ पर चंद्रमा पे मान इसका g का गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे, ये इसको कहते हैं आवर्तकाल, इसको कहते हैं लेंथ, इसको कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। अब देखिए गुरुत्वीय त्वरण का जो रिलेशन होता है वो 1/√g, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है।
अब यहाँ पर देखें कि यानी अगर यहाँ पर जी का मान बढ़ेगा, यानी कि जी का मान अगर बढ़ा तो टी का मान क्या होगा, कम होगा। अगर जी का मान यहाँ पर घटेगा तो टी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अब देखिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर जी की वैल्यू क्या हो रही है चंद्रमा पे, जी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी कि जी की वैल्यू अगर कम हो रही है तो सीधी सी बात आवर्तकाल क्या होगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर आवर्तकाल, यहाँ पर इसका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सरल आवर्त गति का एक उदाहरण है। क्या वो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, वो एक सरल आवर्त गति का उदाहरण है। क्या सरल लोलक की गति की जो है ना, वो सरल लोलक की गति सरल आवर्त गति के अंदर आ रही है, या फर्श पर चलती हुई गेंद आ रही है, या पंखे की गति। अब देखिएगा इन दोनों को अगर बात करेंगे तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम, पृथ्वी अगर अपनी धुरी पर घूमती है तो इसको कहते हैं घूर्णन गति। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है तो उसको कहते हैं घूर्णन गति। और उसी प्रकार से यहाँ अगर पंखा है, पंखा एक जगह पे फिक्स है, छत पे फिक्स है, तो ये भी एक प्रकार की क्या कहलाएगी, घूर्णन गति कहलाएगी। और अगर आपने गेंद फर्श, तो ये दोनों तो बाहर हो जाएंगे। अब देखिएगा फर्श पर उछलती हुई गेंद, अगर फर्श पे आपने कोई गेंद फेंकी, अभी गेंद क्या करेगी, ऊपर ऐसे से जाएगी, तो ये कोई दोलन गति नहीं कहलाएगी या सरल आवर्त गति नहीं कहलाएगी। क्योंकि सरल आवर्त गति में क्या होता है, सरल आवर्त गति में पॉइंट है और इस पॉइंट के अगर यहाँ पर है तो ये क्या करेगी, इस बात को बार बार क्या करेगी, दोहराएगी। यानी कि यहाँ से आप वापस गया, फिर यहाँ वापस आएगा, यहाँ जाएगा, इस तरह से ये चलता रहेगा। यानी कि ये फर्श पर उछलती हुई गेंद क्या करेगी, यहाँ पर होगी, अगले पॉइंट पे यहाँ पर होगी, इस तरह से ये आगे बढ़ती चली जाएगी। तो ये सरल आवर्त गति का उदाहरण नहीं बनेगा। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर सरल दोलक की गति, यानी सरल लोलक की जो गति होती है वो एक प्रकार के सरल आवर्त गति होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। अगर यहाँ पर एक और क्वेश्चन की बात करें तो कभी कभी एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि कोई ट्रक है ना, ट्रक में यहाँ पे टायर के पहियों में किस प्रकार की गति होती है, ट्रक के पहियों में किस प्रकार की गति होती है जब वो चलता है। तो ध्यान रखिएगा उसमें घूर्णन गति और वह अनुगमन गति भी होती है, घूर्णन गति और अनुगमन गति भी होती है। अभी अनुगमन गति क्या होती है, अनुगमन गति का मतलब अगर कोई पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट है ए और ये पॉइंट बी पर, यानी कि यहाँ से कोई कड़ यहाँ पर चला और ये इस तरह से चलता हुआ यहाँ पर बी तक पहुँच गया, ये कहलाती है अनुगमन गति। और अब टायर में अगर आप देखेंगे, ट्रकों के टायरों में देखेंगे तो क्या करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित भी होते हैं और क्या करते हैं, उनका टायर इस तरह से घूमता भी रहता है। तो ये वहाँ पर क्या होगी, घूर्णन गति व अनुगमन गति, उसका राइट आंसर बनेगा। और यहाँ पर क्या बनेगा, सरल लोलक की गति। ये क्वेश्चन पर चलिएगा, ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, 3D फिल्मों को देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले चश्मे में होता है क्या, द्विफोकल होता है, उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, तो यहाँ पर ध्रुवीकरण होता है। तो राइट आंसर बनेगा ध्रुवीकरण। क्वेश्चन पर चलिएगा, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन यही रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है, अंधेर तरंग किस में से यात्रा नहीं करता है। अब ध्यान रखिएगा, अंधेर तरंग है चाहे अनुप्रस्थ तरंग है, ये कभी भी निर्वात में कभी भी यात्रा नहीं कर सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नए क्वेश्चन देखिएगा, नए क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, जब किसी पत्थर को तालाब के शांत जल में फेंक दिया जाता है तो तालाब में जल की सतह पर उत्पन्न तरंगें होती हैं। यानी कि मान लीजिएगा ये पत्थर है और ये कहीं पानी बह रहा है और आपने उसको उठा के इसमें फेंक दिया। अब इस पर क्या होगा, इस तरह से एक लहरें उठेगी। तो ये वाली लहरें जो उठती हैं इनको क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों का मतलब जो सतह से समांतर चलती रहती हैं, सतह के समांतर चलती रहती हैं, उन्हें कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। सतह के ऊर्ध्वाधर चलती है उन्हें कहते हैं अंधेर तरंग। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा अनुप्रस्थ तरंग। नए क्वेश्चन पे चलते हैं। नए क्वेश्चन देखिएगा, नए क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, निम्नलिखित में किसका उपयोग ओवन में किया जाता है। अब अगर आप सही से पढ़े होंगे तो हमेशा ओवन के ऊपर लिखा होता है माइक्रोवेव ओवन, यानी कि माइक्रोवेव का मतलब होता है सूक्ष्म तरंगे। फिर भी आप देख लीजिएगा यहाँ पर एक्स किरणें हैं, परावैंगनी किरणें हैं, सूक्ष्म किरणें हैं, रेडियो तरंगे हैं। तो राइट आंसर बनेगा सूक्ष्म किरणें। क्योंकि आप अगर उसमें उसका रेपर ही देखेंगे, उसके ऊपर जो कवर होता है उसको ही देखेंगे तो वहाँ पर लिखा होता है माइक्रोवेव ओवन। इसका ऐड भी आता है टीवी पे, तो उसको भी देखिएगा, तो उसमें लिखा होता है सूक्ष्म किरणें। नए क्वेश्चन पे चलिएगा, नए क्वेश्चन देखते हैं। नए क्वेश्चन लिखा, सूर्य के प्रकाश के निम्नलिखित भागों में से कौन सा सौर
को गर्म करने का कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर गर्म करने की बात आएगी तो हमेशा अवरक्त किरणें जो है ना किसी भी पदार्थ को गर्म करने में सहायक होती हैं। अब देखिए फिर भी देखिए यहाँ पर लिख रहा है परावैंगनिक किरणें पृथ्वी तक कभी आ ही नहीं पाती हैं, क्योंकि यहाँ पर ओजोन लेयर उनको अवशोषित कर लेती है। अगर पृथ्वी पर परावैंगनिक किरणें आ गई तो क्या होगा, ह्यूमन की सेल्स सारी की सारी डिसीज़ हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, यानी कि सारी की सारी सेल्स क्या हो जाएंगी, वार्न हो जाएंगी। यहाँ पर लाल रंग कोई भी एक प्रकार की किरण है नहीं। अवरक्त किरणें राइट आंसर बनेगा। ब्रह्मांडीय किरणें ये भी कोई किरणें नहीं होती हैं, तो राइट आंसर बनेगा अवरक्त किरणें। आप याद रखिएगा, ऊष्मा बढ़ाने के लिए, तापमान बढ़ाने के लिए अवरक्त किरणों का ही प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य की विकिरण की परागमणीय रोशनी को पृथ्वी की वायुमंडल तक पहुँचने से रोका जाता है। किसके द्वारा रोका जाता है? ऑक्सीजन के द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा, ओजोन के द्वारा, हीलियम के द्वारा। ध्यान रखिएगा, ओजोन के द्वारा इसको रोका जाता है। यानी कि ओजोन लेयर क्या करती है, यहाँ पर आपको सूर्य की विकिरण को पृथ्वी तक आने में रोकती है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। इसको भी याद रखिएगा। ओजोन लेयर को मापते किससे हैं? इसको इकाई क्या है तो होती है डॉप्सन, इसको भी याद रखिए। और अगर ओजोन लेयर पर एक समझौता भी हुआ है, एक बार एक मीटिंग भी हुई है, क्योंकि एक ओजोन लेयर में एक छिद्र देखा गया है, तो वहाँ पर छेद देखने वजह से यहाँ पर एक मीटिंग भी हुई है, जिसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी कहा गया है। नए क्वेश्चन में चलते हैं। नए क्वेश्चन देखिएगा, नए क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, करीब आ रही कार की गति मापने के लिए एक पुलिस अधिकारी चमकाता है। यानी कि एक पुलिस अधिकारी कोई मान लीजिए यहाँ पर खड़ा है इस तरह से, और इसके पास यहाँ से कोई एक गाड़ी आ रही है। अब इसका ये क्या करेगा, ये देखेगा ये गाड़ी हाई स्पीड से तो नहीं चल रही है, ओवर स्पीड से तो नहीं चल रही है, इसकी तरफ आएगा तो ये पुलिस अधिकारी क्या करेगा, आप अपने हाथ से यहाँ पर क्या करेगा, एक टॉर्च चलाएगा, यानी कि उसको देखेगा, पता करेगा ये इसकी स्पीड कितनी है। तो ये कौन सी किरणों का यूज करता है, उस पर प्रकाश तरंगे डालता है, उस पर सूक्ष्म किरणें जाता है, उस पर रेडियो तरंगे डालता है, या उस पर उच्च आवृत्ति तरंगे डालता है। अब देखिएगा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा सूक्ष्म किरणें। यहाँ पर सूक्ष्म किरणें, और सूक्ष्म किरणें डालता है कौन, ये पुलिस अधिकारी क्या करता है, इसके ऊपर सूक्ष्म किरणें डालता है, और ये पता चलता है डॉपलर इफेक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल दिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल डैश विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है, उसमें कौन सी चुम्बकीय किरणों का उपयोग किया जाता है? क्या पराबैंगनी होती हैं, सूक्ष्म किरणें होती हैं, रेडियो तरंगी होती हैं, कि अवरक्त होती हैं? तो राइट आंसर बनेगा अवरक्त किरण। यानी कि टेलीविजन के रिमोट होते हैं, उसमें अवरक्त किरणों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्वनि का वेग अधिक होता है, क्या वो जल में होता है, वायु में होता है, इस्पात में होता है, लकड़ी में होता है? तो राइट आंसर बनेगा इस्पात में। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, अगला क्वेश्चन दे रखा है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें वे वस्तुओं को अंधेरे में देख सकते हैं, उनके पैर कमज़ोर हैं और उन पर शिकारियों द्वारा हमला किए जाने की संभावना है, वे प्रकाश की चमक पैदा करते हैं, वे पराश्रवित ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, चमगादड़ जब रात में उड़ते हैं ना, तो वे एक प्रकार की पराश्रवित ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण क्या करते हैं, आसानी से वो रात में उड़ सकते हैं। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि चींटियाँ, जो लाल चींटी है ना, चींटियाँ क्या करती हैं, एक सीधी रेखा में कुछ चलती रहती हैं। तो ध्यान रखिएगा, चींटियाँ क्या करती हैं, चींटियाँ भी एक प्रकार की गंध को उत्पन्न करती हुई चली जाती हैं, जिससे पीछे वाली चींटी क्या है, उस गंध को सूंघती रहती है, और उसके एक लाइन में ही सारी चींटियाँ चलती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, एक रिचार्जेबल सेल में किस प्रकार की ऊर्जा रहती है? क्या वो विद्युत ऊर्जा रहती है, स्थितिक ऊर्जा रहती है, रासायनिक ऊर्जा रहती है, गतिज ऊर्जा रहती है? तो ध्यान रखिएगा, अगर एक रिचार्जेबल सेल है जिसको बार बार आप रिचार्ज कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, तो ये इसमें एक प्रकार की रासायनिक ऊर्जा संचरित रहती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस तकनीक पर फोटोस्टेट मशीन कार्य करती है? क्या वो चुंबकीय प्रतिबिंब बनाना, तापी इमेज मेकिंग, या विद्युत स्थितिक इमेज मेकिंग, या विद्युत चुम्बकीय इमेज मेकिंग? तो राइट आंसर बनेगा विद्युत स्थितिक इमेज मेकिंग। अब देखिएगा, आपने देखा होगा कि जब फोटोस्टेट मशीन में क्या होता है, एक ब्लैक कलर होता है, ब्लैक कलर जो होता है ना, जिसको ब्लैक पाउडर बोलते हैं, ब्लैक पाउडर क्या होता है, उसमें टोनर में डाल दिया जाता है। अब ये जैसे ही ब्लैक पाउडर टोनर में पड़ा तो टोनर क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इस पर आ जाता है। टोनर पे कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब आपने जैसे इस पर कागज़ लगाया, कागज़ लगाने पे क्या होता है, यहाँ पर इस पर कागज़ पे
पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है जहाँ जहाँ पर ये इंक पड़ेगी यानी कि चिपकना चाहेगी। अब पॉजिटिव नेगेटिव के कॉम्बिनेशन वजह से क्या होगा, इनके बीच एक लगेगा आकर्षण बल। और आकर्षण बल जब लगता है तो ये क्या होती है, इंक इस पर कागज़ पर आसानी से चिपक जाती है। और जैसे ये बाहर की तरफ निकलती है तो उस पर क्या लगता है, एक ऊष्मा लगती है, हीट लगती है। हीट लगने की वजह से क्या होता है, ये आसानी से इसमें चिपक जाती है। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर विद्युत स्थितिक इमेजिंग मेकिंग। अगले क्वेश्चन पे चल दिएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, विद्युत धारा का कोई तार होता है, क्या वो धनावेशित होता है, ऋणावेशित होता है, निरावेशित होता है, या धारा की तीव्रता के आधार पर निर्धारित होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, कोई विद्युत धारा का तार है तो आप वो हमेशा क्या होता है, उस पर कोई भी आवेश नहीं होता है या निरावेशित होता है। अगर आप थोड़ा देखेंगे तो आप कोई भी तार है, तार को आप जब उसको लाइट से हटा दें, उसको पकड़ ले, तो क्या वो आपको करंट लगाता है? कभी नहीं लगाता है, क्योंकि उसमें सारे के सारे उसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जहाँ पे जिस जगह जिस पोजीशन में होते हैं वो वहीं पे उसी पोजीशन पे रुक जाते हैं, यानी कि तभी हमें करंट लगता है। जबकि अगर हम एक कैपेसिटर को देखें, जिसको आप कंडेंसर बोल देते हैं, पंखे में लगा रहता है, राइट है कैपेसिटर को अगर आप देखेंगे ना, तो कैपेसिटर क्या करता है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक करंट को अपने के अंदर समा लेता है। तो अगर उसको आप टच करेंगे तो आपको वहाँ पर करंट लगेगा, क्योंकि उसने क्या करेगा, अपने अंदर कुछ इलेक्ट्रिक करंट को स्टोर कर रखा है, इसीलिए उसका नाम पड़ता है कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक उच्च वोल्टा वाले विद्युत के तार पर पक्षी को झटका नहीं लगता है, क्योंकि क्या उच्च प्रतिरोध होता है, उसका उच्च प्रतिरोध होता है, उसका शरीर पृथ्वी पर है, यह धारा के लिए एक बंद पाथ नहीं बनाता है, इसके पैर अच्छे रोधक होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसके पैर अच्छे रोधक नहीं होते हैं। होता क्या है कि विद्युत धारा हमेशा, जैसे मान लीजिएगा विद्युत धारा ये बह रही है, अगर ये पॉइंट है यहाँ पर, आपने यहाँ पर कोई एक रेजिस्टेंस लगा दिया और एक यहाँ पर इसी तरीके से ला के आपने बी पॉइंट पर रेजिस्टेंस लगा दिया। अब ये विद्युत धारा इधर की तरफ निकलना चाहेगी तो होगा क्या, अगर यहाँ पर ये 10 वोल्ट का, यहाँ पर 10 ओम का लगा है और ये यहाँ पर 5 ओम का लगा है, तो ध्यान रखिएगा विद्युत धारा उसी पाथ को फॉलो करेगी या उसी रास्ते को फॉलो करेगी जहाँ पर कम रेजिस्टेंस लगा होगा। यानी कम रेजिस्टेंस वाले पाथ को विद्युत धारा क्या करती है, हमेशा फॉलो करती है। अब अगर तार के ऊपर कोई पक्षी बैठ गया है तो तार के ऊपर पक्षी बैठने से क्या होगा, इसका प्रतिरोध क्या होगा, पक्षी का बॉडी का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या करेगी, तार जो है ना, तार में प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, जिसकी वजह से जो धारा है ना वो तार में बहती चली जाएगी। क्योंकि नियम है कि कम प्रतिरोध, जिस तरफ कम प्रतिरोध होता है उसी की तरफ क्या करेगी, विद्युत धारा बहती है। तो ध्यान रखिएगा, पक्षी क्या करते हैं, उसका उच्च प्रतिरोध हो जाता है, जिसकी वजह से उसको करंट नहीं लगता है, यानी कि उसमें विद्युत धारा नहीं बहती है पक्षी के अंदर से। अगले क्वेश्चन में चलिएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक तांबे के तार को उसकी लंबाई के 2 गुना कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध हो जाएगा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, R = ρL/A, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। अगर आपने क्या कर दिया है, तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया है, सीधी सी बात है, यहाँ पर जो प्रतिरोध है ना वो भी क्या हो जाएगा, 2 गुना होने वाला है। तो राइट आंसर बनेगा C, 2 गुना हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलिएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किसमें सुपर कंडक्टिविटी का पहला सिद्धांत दिया है? क्या वो जिंजनबर्ग लेबदोप सिद्धांत दिया है, लंदन सिद्धांत दिया है, रोजेनेट होने वाला वैल्यू बाउंड सिद्धांत है, या क्वांटम सिद्धांत है? तो राइट आंसर बनेगा जिंजनबर्ग लेबदोप सिद्धांत। अब आपको देखते ही याद होगा सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है। सुपर कंडक्टिविटी को आप याद रखिएगा, सुपर कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि वो एक प्रकार की वो स्टेज या वो स्थिति जहाँ पर अगर हम क्या करें, किसी भी पदार्थ को ठंडा करते चले जाए तो वहाँ पर उसका पदार्थ का जो है ना रेजिस्टेंस शून्य हो जाए, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, हम सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। और ऐसे मटेरियल को क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर कहते हैं। यानी कि वो पॉइंट जहाँ पर क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू शून्य हो जाए, वो कहलाता है, वो पदार्थ कहलाता है सुपर कंडक्टिविटी। ऐसा कोई भी पदार्थ होता नहीं जिसमें हमेशा आप शून्य रेजिस्टेंस कर दें, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस उसमें रहता ही है। तो आप इसको याद रखिएगा। इसको बताने वाला कौन व्यक्ति था, जिंजनबर्ग लेबदोप सिद्धांत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस पदार्थ के लिए तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोध कम होता है?
देखिए सामान्य अगर धातु हैं, जो सामान्य धातु हैं जो सुचालक हैं, उनमें अगर तापमान बढ़ा दिया तो होता क्या है, इसके बीच जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी मूवमेंट क्या होती है, बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर एक प्रकार से प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है। जबकि यहाँ पर अगर सेमीकंडक्टर धातुएं जिन्हें अर्धचालक धातु बोला जाता है, जो सिलिकॉन और जर्मेनियम होती हैं, कौन कौन सी, सिलिकॉन और जर्मेनियम होती हैं, ये अर्ध धातुएं बोली जाती हैं। और अर्ध धातुएं होती हैं, इनके पे अगर तापमान बढ़ाते हैं तो इसमें क्या होता है, इनकी कंडक्टिविटी यानी कि विद्युत धारा को और ज़्यादा प्रवाहित करते हैं। तो राइट आंसर बनेगा शुद्ध सिलिकॉन। अगर सिलिकॉन है ना, तो अगर इसको तापमान बढ़ाते हैं वैसे क्या होगा, यहाँ पर इसकी विद्युत धारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये कम तापमान पे ये विद्युत के कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, ठोस पदार्थ जो उस तापमान पर विद्युत का संचालन करते हैं परंतु कम तापमान पर नहीं, वे कहलाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, सुपर कंडक्टर कहलाते हैं, धात्विक चालक कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं, अभी संवाहक कहलाते हैं। अभी बताया मैंने, अर्धचालक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा रखा है, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक है क्योंकि यह होता है बहुत ही कम आयनीकृत, गैर-उदाई, एक बहुत अच्छा विलायक, एक गैर ध्रुवीय विलायक। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर कम, बहुत ही कम आयनीकृत। अगर कुछ शुद्ध जल है, शुद्ध जल क्या होता है, वो आयनीकृत नहीं होता है। अगर उसमें अशुद्धियाँ मिल गई जाती हैं तो वो क्या करेगा, आयनीकृत हो जाएगा। अगर आयनीकृत हो गया तो वो क्या करेगा, उस विद्युत को आसानी से अपने आप से प्रवाहित करेगा यानी जाने देगा। जबकि शुद्ध जल में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती, यानी कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, आयन्स नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सुचालक है परंतु विद्युत का कुचालक है। अब देखिएगा क्या वो अभ्रक है, यानी अभ्रक या माइका है, अदय है, सेलुलोइड है या पैराफिन मोम है। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा अभ्रक या माइका। यानी ध्यान रखिएगा, अभ्रक माइका क्या होता है, ये ऊष्मा का तो सुचालक है लेकिन विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। अब ऊष्मा ये अभ्रक का बनता क्या है, भारत में सबसे ज़्यादा यानी विश्व में अभ्रक का जो देने वाला है, एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री है, वो इंडिया है। अगर बात करेंगे यहाँ पर अभ्रक का बनता क्या, तो अभ्रक का बनाया जाता है आपका कैपिस्टर को बनाने में अभ्रक का यूज किया जाता है। और अभ्रक सबसे ज़्यादा झारखंड में मिलता है। झारखंड जो है ना, उस जगह पर सबसे ज़्यादा मिलता है। क्या यहाँ पर अभ्रक मिलता है झारखंड में सबसे ज़्यादा। इसका उपयोग किसको बनाने में किया जाता है, कैपिस्टर बनाने में। कैपिस्टर का प्रयोग कहाँ पर होता है, आपके पंखे में होता है, जो फैन लगे होते हैं, जो रूफ फैन बोले जाते हैं, उनको लगे होते हैं कैपिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है यहाँ पर, किसके मामले में ओम का नियम मान्य है। ओम का नियम क्या अर्धचालक के लिए मान्य है, क्या चालक के लिए मान्य है, कि अतिचालक के लिए मान्य है, या कुचालक के लिए मान्य है। तो ध्यान रखिएगा, V=IR ये ओम का नियम है। यहाँ पर V वोल्टेज है, I करंट है, R क्या है, रेजिस्टेंस है। तो ये हमेशा चालक के लिए मान्य होता है, चालक के लिए मान्य किया गया है और चालक के लिए ओम ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, यदि विद्युत प्रतिरोध को कम करना है तो प्रतिरोध की संख्या को में जोड़ा जाना चाहिए। अगर आपको विद्युत प्रतिरोध को कम करना है तो उन्हें किस क्रम में जोड़ा जाए, समांतर श्रेणी यानी सीरीज क्रम में, या श्रेणी क्रम यानी सीरीज क्रम में, या समांतर क्रम यानी पैरेलल में, या मिश्रित व्यवस्था लगा दें, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, हमें समांतर क्रम होगा। अगर हमें प्रतिरोध की संख्या को क्या करना है, विद्युत प्रतिरोध को कम करना है, तो हम क्या करें, इन्हें समांतर क्रम में लगा देते हैं, समांतर क्रम में लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विद्युत द्वारा लगी हुई आग को बुझाने के लिए जल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि यह झटका लगने का कारण बन सकता है, यह हाइड्रोलिसिस का कारण हो सकता है, इलेक्ट्रोलिसिस का कारण हो सकता है, यह वायरिंग को खराब कर सकता है। तो राइट आंसर बनेगा यह झटका लगाने का कारण बन सकता है, क्योंकि जो जल होता है, पानी होता है, सामान्य तौर पे वो पानी क्या होता है, आयनीकृत होता है। अगर इसमें आयन है तो ये क्या करेगा, विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होने देगा। अगर ये शुद्ध जल है, यानी शुद्ध जल है, तो उसमें आयन नहीं होंगे, जैसा कि शुद्ध जल मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है सामान्य तौर पे, क्योंकि जल में ज़्यादा से ज़्यादा अशुद्धियाँ ही घुली रहती हैं सामान्य तौर पे। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर फिजिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ये रेलवे एनटीपीसी में लगातार पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और भी वीडियो आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी कराऊंगा मैं। इस प्रकार से ये 500 से 1000 क्वेश्चन इसके करा दूंगा मैं। तो आप रोज़ ही देखते रहिएगा। लेट्स स्टे विद द थैंक यू वॉचिंग मी। थैंक यू।